नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय उल्लास में शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का निर्णय करते हुए ग्रंथकार आचार्य मम्मट ने वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन किया था। उसके साथ लाक्षणिक शब्दों के प्रसंग में प्रयोजन के बोधन के लिए व्यंजना वृत्ति की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया था। वह व्यंजना शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। इनमें से शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, एक अभिधामूला व्यंजना और दूसरी लक्षणामूला व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के इन दोनों भेदों का निरूपण द्वितीय उल्लास में किया जा चुका है। इस तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना के समस्त भेदों के उदाहरण आदि देकर उसका निरूपण आचार्य मम्मट करते हैं। इसलिए इस उल्लास का नाम अर्थव्यंजकता निर्णय रखा गया है। इस उल्लास के प्रारंभ में पूर्व कथित अर्थों का स्मरण कर ग्रंथकार आर्थी व्यंजना का निरूपण प्रारंभ करते हैं। अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम् उनके अर्थाः अर्थों का वर्णन पूरा पहले प्रोक्ता किया जा चुका है, अर्थात उनके अर्थ जो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द हैं उनके अर्थों का वर्णन, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रूप अर्थों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वृत्ति को इसी बात में समझा रहे हैं। अर्थाः वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्याः। अर्थ अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तेषां वाचक, लाक्षणिक, व्यंजकानां उनके शब्द हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थव्यंजकतयोच्यते उनकी अर्थव्यंजकता अर्थात उनके ऊपर आश्रित आर्थी व्यंजना का अब वर्णन करते हैं। कीदृशेत्याह, ये आर्थी व्यंजना किस प्रकार की होती है ये कहते हैं। वक्तृबोधव्य काकुनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेश कालादेर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां यो अर्थस्यान्यार्थधीर हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। वक्ता, वक्त्री, वक्ता, बोधव्य, बोधा, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधेः, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि शब्द से, चेष्टा आदि से, सहृदयों के प्रतिभाजुषां सहृदयों को, अन्यार्थधी अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला, अर्थस्य व्यापारः अर्थ का जो व्यापार होता है वह आर्थी व्यंजना ही कहलाता है। देखिए वापस कर रहे हैं। वक्ता, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि शब्द से ग्राह्य, चेष्टा आदि के वैशिष्ट्य से, प्रतिभाजुषां सहृदयों को, अन्यार्थधी हेतु अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला, अर्थस्य व्यापारः अर्थ का जो व्यापार होता है, सा व्यक्तिरेव वही आर्थी व्यंजना कहलाता है। बोधव्यः प्रतिपाद्यः, बोधव्य का अर्थ प्रतिपाद्य अर्थात जिससे बात कही जाए वह है।
काकुर ध्वनेर विकारः, काकु ध्वनि के विकार को कहते हैं। प्रस्तावः प्रकरणम, और प्रस्ताव का अर्थ प्रकरण है। अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मन, अर्थ का अर्थात वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूप अर्थ का जो व्यापार है वो आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो आर्थी व्यंजना के 10 प्रकार यहाँ इस कारिका में आचार्य मम्मट ने बताए हैं। अब क्रमशः इनके उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं। सबसे पहले वक्ता के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण देते हुए ये लिखते हैं। अति पृथुलं जलकुंभं गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितं श्रम स्वेद सलिल निश्वास निशय्या विश्राम्यामि क्षणम्। सखी, हे सखी, अति पृथुलम बड़ा भारी, जलकुंभम पानी का घड़ा लेकर, गृहीत्वा लेकर, त्वरितम समागतास्मि मैं बहुत जल्दी जल्दी चली आ रही हूँ। श्रम परिश्रम के कारण, स्वेद पसीना, निश्वास स्वेद सलिल पसीना, और निश्वास निश्वास से, निशय्या मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए क्षणम विश्राम्यामि मैं क्षण भर यहाँ पर विश्राम करूँगी, यहाँ बैठकर मैं सुस्ताऊँगी। अत्र चौर्यरत गोपनम व्यंजते, इस उदाहरण का अभिप्राय यह है कि कोई स्त्री पानी भरने के बहाने उपनायक के पास गई और उसके साथ रमण करके आ रही है। छिपकर किए गए इस सूरत के चिन्ह रूप पसीना आदि उसके मुख पर स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहे हैं। उनको देखकर शायद सखी चौर्यरत की शंका कर बैठे, इसलिए कहने वाली स्त्री उस शंका के निवारण के लिए पहले ही कह देती है कि मैं पानी का बहुत बड़ा घड़ा लेकर जल्दी जल्दी चलकर आने के कारण ये सब हो रहा है। अर्थात इस प्रकार वह अपने चौर्य रत को छिपाने का प्रयत्न कर रही है और यह बात वक्ता के वैशिष्ट्य से व्यंग्य है। दूसरा, बोधव्य के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। औनिद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिश्वसितं मम मन्दभागिन्याः कृते सखी त्वामपि अह परिभवति। सखी, हे सखी, मम मंदभागिन्या कृते मुझ मंदभागिनी के कारण, औनिन्द्रियम निन्दाना, दौर्बल्यम दुर्बलता, चिंता आलसत्वम आलस्य, निश्वसितम और निश्वास आदि, त्वम अपि तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं, अह बड़े खेद की बात है। इसमें अत्र दूत्यास्तत्कामकोपभोगो व्यंजते, इसमें दूती का उस नायिका के कामुक के साथ भोग व्यंग्य है। तीसरा, काकू के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वलकलधरै विराटस्यावासे स्थितमनुचरितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। नृपसदसि तथा भूतां नृपसदसि, उस राजसभा में
पांचाल तनयाम द्रौपदी की तथा भूताम इस प्रकार की स्थिति की अवस्था को दृष्टवा देखकर गुरु नाराज नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया और फिर वन में वलकल धरई वलकल धारण कर चिरम सुचिरम चिरकाल तक व्याधई सार्धम उषितम व्याधों के साथ रहते रहे, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। और फिर विराटस्य आवासे विराट के आवास में घर में अनुचित आरंभ अनुचित कार्यों को करके निभृतम स्थितम छिपकर जो हम रहे, उस समय भी गुरु को क्रोध नहीं आया। और अद्य आज भी उनको कुरुषु कौरवों पर खिन्ने खेदम न क्रोध नहीं आ रहा है, पर मैं कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। गुरु खेदम खिन्ने मई, मेरे खिन्न क्रोध करने पर, कौरवों पे क्रोध करने पर ये नाराज हो रहे हैं। अत्र यहाँ मई न योग्य खेदः, मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है। कुरुषु तु योग्य, कौरवों पर नाराज होना उचित है। इति काक्वा प्रकाश्यते, यह काकू से प्रकाशित होता है। यहाँ काकू से एक तो यह प्रश्न निकल रहा है कि गुरु मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं, कौरवों पे नहीं। और दूसरी बात प्रतीत होती है कि युधिष्ठिर का मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है, इनको मेरे स्थान पर कौरवों पर क्रोध करना चाहिए था। यह दूसरी बात व्यंग्य अर्थ है, परंतु वह काकू से जो प्रश्न सूचित होता है उसकी सिद्धि का अंग प्रतीत होता है, इसलिए वाच्य सिद्धि का अंग होने से गुणीभूत व्यंग्य होना चाहिए। यह पूर्व पक्ष का भाव है। ग्रंथकार इसके उत्तर में कहते हैं कि इस व्यंग्य अर्थ को काकू का अंग मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह काकू की विश्रांति तो प्रश्न मात्र में ही हो सकती है, उससे व्यंग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ व्यंग्य अर्थ न काक्वाक्षिप्त ही है और न ही वाच्य की सिद्धि का अंग है, अतः यह ध्वनि काव्य का उदाहरण हो सकता है, गुणीभूत व्यंग्य नहीं है। इसी बात को इन्होंने कहा न च वाच्य सिद्ध अंगम अत्र काकुर इति गुणीभूत व्यंग्यत्वम संज्ञम। यहाँ काकू से लभ्य अर्थ वाच्य की सिद्धि का अंग है, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य है, न संज्ञम, यह शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न मात्रेण अपि काकोर विश्रांते, क्योंकि प्रश्न मात्र से भी काकू की विश्रांति हो सकती है। अर्थात यहाँ काकू केवल प्रश्न मात्र में ही विश्रांत हो जाती है, उससे व्यंग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता है। तीसरा उदाहरण यहाँ पर वाक्य वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। तदा मम गंडस्थल निमग्नां दृष्टिं नानैषीरन्यत्र इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः। तदानीं उस समय
मेरे गाल पर गंडस्थल निमग्नाम, मेरे गाल पर गड़ाई हुई दृष्टि अन्यत्र न नानैषी अन्यत्र, अन्यत्र नहीं ले जाई जा रही थी। इदानीं इस समय सा एव अहम, मैं भी वही हूँ, तौ च कपोलौ, और मेरे दोनों गाल भी वही है, लेकिन न सा दृष्टि, लेकिन मेरे गालों पर गड़ी रहने वाली दृष्टि वह नहीं है। अत्र मत सखिम, यहाँ मेरी सखी को कपोल प्रतिबिंबिता मत सखिम, कपोलों पर प्रतिबिंबित मेरी सखी को पश्यतः देखते हुए दृष्टि अन्य एव अभूत, तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही प्रकार की थी। अर्थात मेरे गालों पर मेरी सखी का प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो उस प्रतिबिंब को देखते हुए तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही प्रकार की थी। तू किंतु चलितायाम तस्याम, उसके चले जाने पर अन्या एव जाता, कुछ अन्य ही प्रकार की हो गई है। अहो प्रच्छन्न कामुकत्वम ते, इसलिए ये तुम्हारा प्रच्छन्न कामुकत्व आश्चर्यजनक है। इति व्यंजते, ये अर्थ नायिका के वाक्य से अभिव्यक्त हो रहा है। आज अपन ने 4 प्रकार के आर्थी व्यंजना के उदाहरण देखा। सबसे पहले वक्ता के वैशिष्ट्य से, दूसरा बोधव्य के वैशिष्ट्य से, तीसरा काकू के वैशिष्ट्य से, और चौथा वाक्य के वैशिष्ट्य से व्यंजना का उदाहरण अपन ने देखा। आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।